नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो तरंग है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, तो अपन अपना वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टेस्ट है वो है तरंग से संबंधित। तरंग एक छोटा सा टॉपिक होता है, वैसे तो ध्वनि के साथ ही इसको है वो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपन जितने तरंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे अलग से पढ़ रहे हैं। दीजिए भाई जवाब दीजिए पहले क्वेश्चन का कि सर्वाधिक और तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी होती हैं? बताइए भाई, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी होती है? दीजिए जवाब। अभी आगे क्वेश्चन में अपन तरंग दैर्ध्य को भी है वो डिटेल से पढ़ेंगे आज। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक है, आपको याद रखना है सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी होती है? रेडियो तरंगे होती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से किन किरणों का उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है? दीजिए भी जवाब। निम्न में से किन किरणों का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणों का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है रिमोट कंट्रोल में, यानी टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उनमें किन किरणों का उपयोग किया जाता है? दीजिए भी जवाब। टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त विकिरण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए एक गर्म भट्टी से कौन सी विकिरण निकलती है? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। एक गर्म भट्टी से कौन सी विकिरण निकलती है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य विकिरण या गामा विकिरण है? दीजिए जवाब जल्दी से। ठीक है, तो इसका अपन कह सकते हैं एक गर्म भट्टी से कौन सी विकिरण निकलती है? अवरक्त विकिरण निकलती है। और आप याद रखना इसका उपयोग जो है वो सिकाई के अंदर, ठीक है, रोगियों की सिकाई के अंदर जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? वो भी अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीवी के रिमोट से कौन सी निकलती है? अवरक्त विकिरण निकलती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सीटी स्कैन से कौन सी तरंगें निकलती है? ठीक है, सीटी स्कैन से कौन सी तरंगें निकलती है? जल्दी से जवाब दे दीजिए आप इसका। सीटी स्कैन से कौन सी तरंगें निकलती है? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है, सीटी स्कैन से कौन सी किरणें निकलती है? एक्स किरणें निकलती है। आपको याद करना है, आपको रटना है इस क्वेश्चन को कि सीटी स्कैन से वो एक्स किरणें निकलती है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेरा बैंगनी किरणों का कितने प्रतिशत भाग जो होता है वो ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेरा बैंगनी किरणों का कितना भाग है वो धरती पे आता है। ठीक है, तो जो बचा है वो आप धरती पे आए, तो आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए कि पेरा बैंगनी किरणों का कितने प्रतिशत भाग है वो ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 93, यानी पेरा बैंगनी किरणों का जो है वो 93% भाग जो होता है वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब आपको याद रखना है कि पेरा बैंगनी किरणें जो होती है यदि सीधी हमारे संपर्क में आती है तो स्किन कैंसर, ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती है। बताइए भाई, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो सिर्फ किस में संचरित हो सकती है? केवल धातु में, केवल द्रव्य में, केवल गैस में, या गैस और द्रव्य दोनों में? दीजिए भाई जवाब। केवल धातु में, ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल धातु में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो केवल धातु में ही संचरित होती है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो केवल धातु में ही संचरित होती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दीजिए, छोटी क्लासों से शुरू हो जाता है ये क्वेश्चन। तो दीजिए जवाब भाई। प्रति सेकंड में जो कंपन होती है उन कंपनों की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो आप कहोगे प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या कहलाती है आवर्ती, और आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, जिसको अपने एच जेड से व्यक्त
करते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण है। दीजिए भाई जवाब। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण है। पहला है ये उदासीन होती है, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती है तभी इनका वेग क्या होता है? अधिक होता है। यदि इनके ऊपर आवेश होगा तो ये अपने पथ से विचलित होगी। ये प्रकाश के वेग से चलती है, ये भी सही है। और अपने को पता है प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इनके पास ऊर्जा होता है और इनके पास क्या होता है? संवेग होता है। ठीक है, अपने को पता है संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जिसको P से व्यक्त किया जाता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि दो क्रमागत संपीड़नों और दो विरलनों, देखो क्या होता है? ये मान लो मूल पथ होता है, ये ऊपर जो जाता है वो संपीड़न होता है और नीचे वाला विरलन होता है। यानी तरंग इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, तरंग जो होती है वो इस प्रकार से गति करती है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? दो क्रमागत संपीड़नों और दो विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये नाम बार बार आता है, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी परिभाषा मैं क्लियर करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। दो क्रमागत संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? दीजिए भाई जवाब। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो इसका देखिए, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है दो क्रमागत संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो अपने को पता है दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति से जितनी दूरी तक जाती है वह दूरी क्या कहलाती है? अपन कहते हैं कि भाई ये मान लो साम्य स्थिति है, यहाँ से ये इतनी दूर जाती है, ये इतनी दूर जाती है, ये दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, ये दूरी क्या कहलाती है? तो आपको याद करना है, रखना है कि ये दूरी कहलाती है आयाम। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है। आयाम को किससे? ए से व्यक्त किया जाता है। और आयाम भी दूरी है, तो आयाम का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, आयाम का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेरा बैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो दृश्य विकिरण है, पेरा बैंगनी है, सूक्ष्म तरंग है, सब की खोज के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पेरा बैंगनी की विकिरण पूछा जाता है। तो दीजिए जवाब। पेरा बैंगनी विकिरण की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? इसका जवाब तो आप सारे ही दे दीजिए भाई। इसका जवाब तो आप सब है वो दे ही दीजिए। एक्स किरणों की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है रोंजन। इसका सही जवाब क्या है? रोंजन ने की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है कि तरंग जाल, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? बताइए भाई, तरंग जाल, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के अंदर क्या संबंध होता है? तरंग जाल का मतलब होता है तरंग की जाल, आवर्ती होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, और तरंग दैर्ध्य होता है दो संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी। तो बताइए इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है? तो हमने कल ही पढ़ा था कि तरंग चाल बराबर होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तरंग चाल बराबर क्या होता है? आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? बताइए भाई, एक ध्वनि तरंग जो होती है उसमें निम्न में से कौन सा गुण है वो नहीं पाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवण? ठीक है, दीजिए भाई जवाब। ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है?
दीजिए अपना जवाब दीजिए। तो देखिए आपको याद रखना है ध्रुवण। ध्रुवण जो होता है वो सिर्फ प्रकाश तरंग का गुण होता है, ये ध्वनि तरंग के अंदर नहीं पाया जाता है। जबकि परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण जो होते हैं वो ध्वनि तरंग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई। जब कोई तरंग है वो वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता। उसकी चाल नहीं बदलती, आयाम नहीं बदलता, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता या आवर्ती नहीं बदलती है। दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि आवर्ती जो होती है, चाहे प्रकाश हो और चाहे ध्वनि तरंग हो, चाहे प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, उसकी तरंग की आवर्ती है वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, बाकी सभी गुण चेंज हो जाते हैं लेकिन आवर्ती कभी नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दो तरंगों के मध्य समय क्या कहलाता है। दो तरंगों के मध्य जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं। कलांतर, पथांतर, आवर्तकाल या अध्यारोपण। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। दो तरंगों के मध्य समय क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलांतर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। दो तरंगों के मध्य जो समय होता है, आगे पीछे जो तरंग होती है उनके बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, कलांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि धुंध व घने कोहरे में देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। धुंध व घने कोहरे में देखने में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी विकिरणें काम में ली जाती है। दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त विकिरण। ठीक है, धुंध व घने कोहरे में देखने में क्योंकि इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो अपन कह सकते हैं कि धुंध और घने कोहरे में देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि अगला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण बताओ भाई। निम्न में से कौन सी तरंगें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। कल हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जो निर्वात में भी गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जो निर्वात में भी गमन करती है, यानी जिनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए आप निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है प्रकाश तरंग, ऊष्मीय विकिरण, एक्स किरण और रेडियो तरंगें, उपयुक्त सभी, यानी ये सारी जो तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है दोस्तों, तरंग एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको देखो बता दिया। आपको याद रखना है आयाम, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इनकी परिभाषा और इनके मात्रक जो है वो आपको विशेष रूप से याद रखने। ठीक है, तो दोस्तों आपको साइंस के अंदर है वो ये क्वेश्चन कैसे लगे, और जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई तो आपको ये टेस्ट देखते रहिए। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है वो चल रही है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। ठीक है, और यदि आपको रोज़ाना एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखने हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, उससे है वो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें रोज़ाना जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे शेयर किए जाते हैं। अब देखिए कुछ विद्यार्थी है वो बार बार ई बुक के बारे में भी है वो पूछते रहते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो ई बुक है वो आपको 15 मार्च को कब मिलेगी, 15 मार्च को एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही मिलेगी, तो उससे पहले आप चर्चा ही मत कीजिए। जो विद्यार्थी रेगुलर रहेगा उसको मैं डायरेक्ट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसको ई बुक भेज दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से ई बुक भेज दूंगा। बाकी आप लगातार है वो तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।